वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले एक हफ्ते से नेशनल इनकम को डील कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में नेशनल इनकम की डेफिनेशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम, जीडीपी और जीएनपी की चर्चा की है। आज ये वीडियो स्पेसिफिकली नेट नेशनल इनकम को समझाने का प्रयास करता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय आय बहुत ही महत्वपूर्ण समग्र या चर है और ये नेट फाइनल आउटपुट जो होता है या नेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं इन एन इकोनॉमी एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम एनएनपी एट करंट प्राइस या मार्केट प्राइस कहते हैं। और ये हम जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस को घटाते हैं तो हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। अब सर्वप्रथम तो डेप्रिसिएशन या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस क्या होता है? व्हाट इज़ कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? देखिए, जब उत्पादन प्रक्रिया होती है तो उस दौरान मशीनों का जो प्रयोग किया जाता है उसमें टूट फूट होती है, घिसावट होती है और समय के साथ साथ जब नए इनोवेशंस रिसर्च होती है तो पुरानी मशीनें ऑब्सलीट या काम की नहीं रहती। तो इस कारण से उन मशीनों का या जो टूट फूट घिसावट है, अगर हम उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखते तो एक समय आता है जब हमारी उत्पादन क्षमता शून्य हो जाती है। इसीलिए अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए हम डेप्रिसिएशन या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस का प्रावधान रखते हैं। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देके मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगी। सपोज़ एक व्यक्ति कार खरीदता है, 8 लाख रुपए में कार खरीदता है और उसकी जो लाइफ है कार की 8 साल मानी जाती है, यानी कि 8 साल बाद हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे या हमारी उत्पादन क्षमता 0 हो जाएगी। तो अब जब टैक्सी के रूप में उस कार का प्रयोग करता है, अगर वह व्यक्ति हर वर्ष लगभग 1 लाख रुपया 8 साल तक रखता है या हर महीने 8,500 रुपये का सेविंग करता है डेप्रिसिएशन फंड के नाम से, तो पूरे साल में उसका 1 लाख रुपया लगभग एकत्रित हो सकता है और 8 साल में इस तरह से वो 8 लाख रुपये डेप्रिसिएशन या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस के नाम से एकत्रित कर सकता है। अर्थात 8 साल बाद उसकी उत्पादन क्षमता बनी रहेगी और वो नई कार खरीद सकता है। ये बात अलग है कि 8 साल बाद कीमतें बढ़ने से कार की कीमत भी बढ़ सकती है, ये एक अलग इशू है। किंतु जो उत्पादन क्षमता है वो उसकी यथास्थिर रहती है, यानी कि वह 8 लाख में और पैसा मिला के एक पुनः नई कार को खरीद के पुनः अपना कार खरीद के टैक्सी के रूप में चला सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इफ़ अमाउंट retained to accommodate depreciation of plants and equipments and the amount spent on maintenance from GNP, then we get NNP. And whatever is left after that, it can be consumed in private and public sectors. Beside that, addition to the stock of capital equipment can be made after maintaining the efficiency of the plant. यानी कि उसके बाद जो बचता है एनएनपी का उपभोग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में और पूंजी स्टॉक में वृद्धि के रूप में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, इसकी सीधा सीधा प्रभाव या इसका देखते हैं कि इस मेजर का प्रयोग हम प्रथम रूप से
उपभोग पे क्या प्रभाव पड़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देख सकते हैं। और उस अकाउंटिंग ईयर में प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स कैसा है, इसका भी पता चलता है। दूसरी तरफ जो एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक, प्रोटेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं सरकार के, वो किस हद तक विस्तार किया जा सकता है उनमें, इसका भी पता चलता है। और थर्डली इट सजेस्ट एज हाउ फार द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड ओवर द फ्यूचर प्रोडक्शन पीरियड्स। तो इस मेजर से सीधे सीधे 3 प्रभाव हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार अब हम एक तो NNP एट करंट प्राइस और एक NNP एट कांस्टेंट प्राइस को बता सकते हैं। करंट प्राइस तो है कि जो उत्पादन है वो उस पर चालू मूल्य पर वो कितना है, इसको बताते हैं। और कांस्टेंट प्राइस हम किसी भी वर्ष को आधार वर्ष मानकर जब कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें रियल NNP या NNP एट कांस्टेंट प्राइस प्राप्त होती है। ये हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि निरंतर कीमतों में गिरावट और विस्तार होता रहता है, और इस प्रभाव को नेग्लिजिबल करने के लिए हमें वास्तव में कितना उत्पादन है एक वर्ष में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कितना है, उसको ज्ञात करना अति आवश्यक होता है। Thus, NNP at current price divided by price index of the current year into price index of base year gives us NNP at constant और बेस ईयर पीरियड और रियल NNP, यानी कि वास्तविक NNP हमें प्राप्त होती है जब चालू वर्ष की कीमतों की NNP को हम प्राइस इंडेक्स उस चालू ईयर का इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर से गुणा करते हैं, तो हमें वास्तविक NNP या वास्तविक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसको हम एक बहुत सिंपल से उदाहरण से इस टेबल के द्वारा समझा सकते हैं, जिसमें हमारे पास विभिन्न वर्ष हैं 1998 से 2005 तक। NNP करंट प्राइस पर उपलब्ध है करोड़ रुपीस में, और उसके बाद हमने 1998 को बेस ईयर माना है, इसलिए उस वर्ष 100 है आधार वर्ष, और इसके आधार पर दो प्रथम कॉलम और द्वितीय कॉलम के आधार पर हम NNP वास्तविक NNP या NNP एट कांस्टेंट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम 1998 को लेते हैं तो 1250 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करते हैं तो 1041.67 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 2000 को अगर हम ज्ञात करते हैं 2000 में वास्तविक NNP तो 1500 यानी कि NNP एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर यानी कि 135, 1500 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 100 तो हमें 1111.11 करोड़ प्राप्त होता है। तो जो पिछला फॉर्मूला पिछली स्लाइड पे दे रखा है उसके आधार पर हमने वास्तविक NNP को ज्ञात किया है विभिन्न वर्षों में। तो इसके बाद जब हमने NNP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करी, उसके बाद हमने बताया कि NNP एट करंट प्राइस क्या है और रियल NNP क्या है। अब हमारे पास आता है कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम क्या है। तो इसमें हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है वो सभी साधनों के प्रतिफल का जोड़ होती है। जो सभी साधन उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं उनको बदले में प्रतिफल प्राप्त होते हैं, और उन प्रतिफलों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय ज्ञात होती है।
तो मोटे रूप से हम राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल करते हैं या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या शामिल करते हैं, इसमें वेजेस, लेबर्स का वेजेस और सैलरीज शामिल होती है, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस का प्रॉफिट्स शामिल होता है, फिर इंटरेस्ट, पूंजी का इंटरेस्ट शामिल होता है। इसी प्रकार भूमि को लगान प्राप्त होते हैं, और मिक्स्ड इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन सभी मदों को जब हम शामिल करते हैं तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होती है या राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। ये हम न्यूमेरिकल रूप से बता सकते हैं। इसके बाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट मार्केट प्राइस में मोटा जो अंतर निकल के आता है वो ये आता है कि हम देखते हैं कि किसी भी जीएनपी में जो उत्पादन है या राष्ट्रीय आय में जो उत्पादन है वो 4 सेक्टर्स का है। तो जो अप्रत्यक्ष कर के रूप में जो सरकार को आय प्राप्त होती है वो पुनः उत्पादन के साधनों को नहीं वितरित की जाती, इसलिए हम सरकारी आय को घटाते हैं, और सरकारी जो लाभ है वो भी उत्पादन के साधनों में वितरित नहीं होता, तो उसको भी हम घटाते हैं, और घटाने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है वो उत्पादन के साधनों में वितरित होता है, इसलिए हम उसको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट सरप्लस प्लस सब्सिडीज़। देखिए, अनुदान जो है वो सहायता के रूप में सरकार की ओर से विभिन्न व्यवसायों में दिया जाता है, इसलिए इसको अनुदान को या सब्सिडीज़ को जोड़ा जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स और गवर्नमेंट सरप्लस को घटाया जाता है। Sorry for the interruption. Now, considering the next slide, we see that जो की एलिमेंट निकल के आता है एनएनपी और जीएनपी का वो है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस या डेप्रिसिएशन। मतलब जो मुख्य अंतर है जीएनपी और एनएनपी में वो मूल्यह्रास का या पूंजी उपभोग भत्ता का है। इसमें ये बताया गया है कि जो पूंजी उपभोग भत्ता है वो राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, और जो टूट फूट घिसावट है उसके लिए प्रावधान रखना अनिवार्य होता है। ये 2 कैटेगरीज में हम दर्शाते हैं, एक तो फिजिकल वेयर एंड टेयर, जो मशीन्स हैं उनमें जो टूट फूट घिसावट होती है, और दूसरा ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन जो है वो वर्क फोर्स टर्नओवर के आधारित होता है, और जो स्टाफ है जब वो कंपनीज को छोड़ता है और नए ट्रेनिंग जो उनको दी जाती है नए उद्योग में प्रवाहित होता है, तो उस दौरान जो उनमें नया टैलेंट और नई उनको प्रशिक्षण दिया जाता है उस हेतु उन चीज़ों का भी प्रावधान रखा जाता है। अब एक बात और जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि एनएनपी किसी भी राष्ट्र की उसकी करेंसी के रूप में दर्शाई जाती है। जो 2020 की एनएनपी है पर कैपिटा वो 135,000 रुपीज़ है, और कांस्टेंट प्राइस पर अगर हम देखें तो 128 ट्रिलियन रुपीज़ है जीएनपी। ये आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर भारतीय एनएनपी 2006 से 2018 की ओर दर्शाई जाती है। ये भी आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर 2008 से 2018 की एनएनपी को दर्शाया गया है। आशा है आपको एनएनपी
एट मार्केट प्राइस, NNP एट फैक्टर कॉस्ट और NNP एट कांस्टेंट प्राइस समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की अगर कठिनाई हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में डाल सकते हैं।